बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीले रही। कोर्ट फीस में वृद्धि के विरोध में दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा, विभिन्न मुद्दों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है अधिवक्ता संघ। जल सहिया संघ ने PHED कार्यालय के समक्ष दिया धरना। जल सहियाओं ने अधिकारियों व संवेदक पर लगाया मनमानी करने का आरोप। महुरी छात्रावास में हुआ महुरी वैश्य मंडल गिरिडीह के अध्यक्ष व सचिव पद के लिए चुनाव। बैलेट पेपर के माध्यम से किया गया मतदान। गोपाल दास भदानी ने अध्यक्ष व सचिव पद पर अरुण गुप्ता हुए विजय। गिरिडीह वन प्रमंडल ने 1 दिवसीय फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का किया आयोजन। वन विभाग के कर्मियों ने लिया हिस्सा। विभिन्न स्पर्धाओं में दिखाई प्रतिभा। और बच्चों में नशे की लत सहित समाज में व्यापक कुरीतियों जैसे कई जन समस्याओं पर ASP हरीश बिन जमा ने जताई चिंता। न्यूज लाइन से की खास बातचीत। तो हम लोग बार बार अपने साथ साथ अपने जो भी अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उनको यही कहते हैं कि लोगों से जरूर मिलिए, क्योंकि पुलिसिंग एक ऑफिस में कमरे में बैठ के नहीं हो सकती। मैं हमेशा कहता हूं कि आम लोगों में और पुलिस में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आम लोग बिना वर्दी के देश की सेवा करते हैं, हम लोग वर्दी पहन के। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने स्वयं को न्यायिक कार्य से अलग रखते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कोर्ट फीस में वृद्धि सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। कोर्ट फीस में किए गए बढ़ोतरी को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से स्वयं अलग रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ राज्य में PPP और APP की बहाली अधिवक्ता पैनल से कराने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, वापस लो। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए कोर्ट फीस की वापसी समेत अन्य मामलों में इस बार अधिवक्ता आर पार की लड़ाई के मूड में है। कहा कि सरकार ने राज्य में अप्रत्याशित रूप से कोर्ट फीस में वृद्धि कर दी है, जिससे गरीब और कमजोर पक्षकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। ऐसे में गरीब लोग न्याय नहीं पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अगले 8 अगस्त को रांची में संघ के पदाधिकारियों की बैठक है, जहां आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि सरकार शीघ्र सस्ता और सुलभ न्याय की बात करती है। वैसे में बढ़ा हुआ कोर्ट फीस पक्षकारों पर एक बोझ है, जिसे सरकार को हर हालत में वापस लेना होगा। अधिवक्ता कल से
यानी 6 जनवरी से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए, और न्यायिक कार्य से अलग रखने का जो मूल कारण है वो ये है कि राज्य सरकार ने जिस अप्रत्याशित तरीके से कोर्ट फीस में वृद्धि कर दिया है, उससे कमज़ोर, गरीब, लाचार लोगों के लिए मुकदमा लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया। आप एक छोटा सा उदाहरण लें कि सरकार ने मैक्सिमम कोर्ट फीस कर दिया है 3 लाख रुपया। अब कोई कमज़ोर आदमी, किसी ज़माने में उसके पुरखे की ज़मीन है, आज उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, और उस ज़मीन पर कोई आदमी की नज़र लग गई, कोर्ट में उसको अगर सूट फाइल करना है तो मैक्सिमम कोर्ट फीस अभी 3 लाख रुपया है, वो एक कमज़ोर गरीब आदमी नहीं कर सकता। सरकार कहती है कि हम सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय देंगे, तो ये जो परिकल्पना है सरकार की कि सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय देना, ये बढ़े हुए कोर्ट फीस में संभव नहीं है। ये हमारी पहली मांग है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस कोर्ट फीस को वापस लो। दूसरी जो मेरी प्रमुख मांग है वो ये है कि पूरे राज्य भर में अधिवक्ताओं पर आए दिन हमला होता है, उन पर झूठे मुकदमे होते हैं। एक अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होता है, एडवोकेट जनरल सोशल इंजीनियर साहब, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो समाज में किसी भी पीड़ित आदमी के लिए उठ के खड़ा होता है, उसके लिए लड़ने के लिए। ठीक है, ये मेरा पेशा है, लेकिन ये पैशन की तरह हम इसको काम करते हैं कि कोई भी जहाँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके लिए उठ के खड़ा होते हैं। तो अब हम जिसके लिए लड़ते हैं तो हमको झूठा मुकदमा कर दिया जाता है। तो हमने कहा कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, ताकि एक अनुकूल वातावरण में अधिवक्ताओं को काम करने का अवसर मिले। हमारी तीसरी जो मांग है कि पहले राज्य में जितने पीपी, एपीपी की जो बहाली होती थी वो एडवोकेट पैनल से होता था। अब सरकार ने ये दायित्व सरकारी कर्मियों को दे रखा है, इससे सरकार को भी नुकसान है। हमारे यहाँ जो अनुभवी वकील होते थे, उनको जब सेशन की जिम्मेवारी दी जाती थी तो उसका रिजल्ट बेहतर होता था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप एपीपी और पीपी की बहाली एडवोकेट पैनल से करो। तीसरी और जो चौथी हमारी निजी मांग है वो ये है कि हम समाज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। सरकार आज सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ कर रही है, चाहे वो गर्भवती महिला हो, बच्चा हो, विधवा हो, वृद्ध हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तमाम सारे लोगों के लिए सरकार के पास कुछ न कुछ स्कीम है। लेकिन एक अधिवक्ता जो समाज पर, समाज के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, उसके सामाजिक मजबूती के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कहा कि सरकार बजट में इसकी प्रोविजन करे, ताकि सामाजिक रूप से हमारा जो वेलफेयर हो सकता है। मौके पर सदस्य विनोद पासवान, विनोद यादव, अधिवक्ता तुलसी महतो, सन्नी कुमार, दीपक कुमार उजाला, विनोद कुमार बिंदु, दिनेश कुमार विश्वकर्मा, नागेश्वर तिवारी सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों के द्वारा देखी किए जाने के कारण जल सहिया संघ ने शनिवार को पीएचईडी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान जल सहिया ने संवेदक पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया। गिरिडीह झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार को पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिव्या देवी ने तथा संचालन जिला कोषाध्यक्ष सितारा प्रवीण ने किया। वहीं धरना मुख्य अतिथि के रूप में संघ के राज्य मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह भी उपस्थित हुए। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दिव्या देवी ने कहा कि SLMW के तहत सोख्ता गड्ढा निर्माण, कंपोस्ट पिट, नाडेप गोबर गैस प्लांट बनाना है, जो योजना भी WSC के माध्यम से होनी चाहिए। इसमें किसी भी कीमत पर बाहरी ठेकेदार को घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं जिला मंत्री सरिता देवी ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम में ठेकेदारों की मनमानी बहुत बढ़ गई है। पूरे जिले में संवेदक बेलगाम हो गए हैं। कहा कि विभाग एवं संवेदक द्वारा जल सहिया की अनदेखी की जा रही है। धरना को मुख्य रूप से सरिता प्रवीण, नीतू देवी, मंजू देवी, बदनी देवी, नीलम देवी, सीता देवी आदि दर्जनों पदाधिकारी एवं जल सहिया ने संबोधित किया। वहीं धरना में विभिन्न प्रखंड से रिंकू देवी, प्रतिभा देवी, फातिमा खातून, कंचन देवी, मीनाक्षी देवी, आसिया बेगम, अमिता देवी, विद्या कुमारी सहित कई जल सहिया शामिल हुई। जल सहिया कर्मचारी संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारा गिरिडीह परमंडल 1 अलकापुरी में रखी गई है।
ये धरना प्रदर्शन हमारा प्रखंड होते हुए यहाँ तक पहुँची है और आज हम लोग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ बैठे हुए हैं। 10 तारीख को हम लोग डीसी के यहाँ बैठेंगे। हमारा बैठने का कारण ये है कि जलसैया को सिर्फ ठगा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को रोड पे बिठा के सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। हम लोग का मुख्य मांग ये है कि जलसैया जो काम कर रही है 48 महीने से बकाया राशि है उसको दिया जाए, 1% कंटीजेंसी है उसको दिया जाए और हमारा मानदेय जो बदल के प्रोत्साहन में कर दिया है वो प्रोत्साहन हटाकर हम लोग का मानदेय ही लागू किया जाए। चाहे 2 रुपया हो, हम लोग को मानदेय ही चाहिए, प्रोत्साहन नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोत्साहन का सिर्फ लालच देते हैं, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अगर 2 जलसैया को दिया जाता है तो तीसरी जलसैया का नहीं दिया जाता है। इस तरह सिर्फ प्रोत्साहन में भी गबन हो रहा है और जो जल जीवन मिशन का काम आया है उसमें भी गबन हो रहा है। ये सरकार सिर्फ लूट मचा रही चारों तरफ से। हम लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन PhD 1 में रखे हैं क्योंकि हम लोग का 42 महीना से बकाया मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है और हम लोग को जो जल नल योजना में काम हो रहा है उसमें ठेकेदारी प्रथा कर दिया गया है, जो कि ठेकेदार न ग्राम सभा करा रहे हैं और न ही स्थान का चयन कर रहे हैं। रात को मनमानी ढंग से आते हैं, कहीं 100 फीट बोरिंग करके चल जाते हैं, कहीं 150 भी बोरिंग करके चल जाते हैं और कहीं 7 kg का क्रैशिंग लगा रहे हैं, कहीं 8 kg का क्रैशिंग लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ रखे हैं क्योंकि ठेकेदारों का मनमानी नहीं चलने देंगे। अब हम लोग कम से कम जलसैया को इसमें सहभागी देना होगा, इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं। और जो हम लोग का बकाया मानदेय है, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का बकाया मानदेय दिया जाए और जो हम लोग का प्रोत्साहन राशि किया गया है, प्रोत्साहन राशि 1000 जो पूर्व के भांति हम लोग का मानदेय मिल रहा था उसी तरह हम लोग का मानदेय दिया जाए। प्रोत्साहन राशि में जलसैया काम नहीं करेगी। जलसैया आज परमंडल 2 में एक दिवसीय धरना दी है, अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पे बैठी हुई है। जो 48 माह से बकाया मानदेय है जलसैया का, ये जल्द से जल्द भुगतान हो और जो प्रोत्साहन राशि है जिला में है वो मने कि जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए। महुरी छात्रावास में शनिवार को महुरी वैश्य मंडल गिरिडीह के अध्यक्ष व सचिव पद के लिए चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान अध्यक्ष पद पर गोपाल दास भदानी व सचिव पद पर अरुण गुप्ता विजयी हुए। महुरी वैश्य मंडल गिरिडीह कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए चुनाव कराया गया। अध्यक्ष पद के लिए गोपाल दास भदानी, मनीष विनायक एकघरा व उमेश माथुर चुनावी मैदान में थे। वहीं सचिव पद के लिए अरुण गुप्ता, अजय बरभिगिया व अधिवक्ता सुदीप गुप्ता मैदान में थे। पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया बैलेट पेपर की तर्ज पर कराया गया, जिसमें 352 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए गोपाल दास भदानी एवं सचिव पद पर अरुण गुप्ता बाकी प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ते हुए भारी मतों से विजयी हुए। मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रकाश सेठ ने चुनाव परिणामों की घोषणा किए जाने के बाद शालिनी व सिखियार ने दोनों प्रत्याशियों से कुल देवी मां मथुरा सीनी के समक्ष पद दायित्व का शपथ ग्रहण कराया गया। आज महुरी वैश्य मंडल गिरिडीह का चुनाव, आज महुरी वैश्य महामंडल का चुनाव था। यह चुनाव हर 3 वर्षों पर और प्रत्येक बार नियमित रूप से संपन्न होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसमें केवल एक प्रतिद्वंदी रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सर्वसम्मति से भी चुनाव होता है। लेकिन इस बार हमारे स्वजाति बंधुओं ने और बहुत बढ़ चढ़कर और संगठन के प्रति रुचि दिखाया है और आज जो महुरी वैश्य मंडल का चुनाव था और चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए श्री गोपाल दास भदानी जी, जिनको 262 मत प्राप्त हुआ और 262 मत लाकर श्री गोपाल भदानी जी और अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित किया गया। दूसरा, सचिव पद के लिए श्रीमान अरुण कुमार गुप्ता जी, जिनको 214 मत मिला और श्री सुदीप गुप्ता जी को 103 मत मिला। इस प्रकार से
111 मतों से और श्री अरुण कुमार गुप्ता जी विजय घोषित किए गए। और हम सब जानते हैं कि यह चुनाव केवल एक प्रक्रिया है और संगठन चलाने का एक जो तरीका है उसी है, चूँकि कोई भी संगठन होता है उसमें ऑफिस बेरर का चुनाव होता है और उसी प्रक्रिया के तहत आज चुनाव हुआ है। लेकिन यह कोई राजनीतिक दल नहीं, यह सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था में एक दायित्व के लिए इस प्रकार का चुनाव किया जाता है, लेकिन काम सब कोई मिलजुल कर करते हैं। और मुझे आशा है कि जिन लोगों ने विजय हासिल किया है वो अपना अधिक से अधिक समय देकर और समाज के द्वारा जो भी उनको टास्क दिया जाएगा, जो नहीं भी दिया जाएगा, उनको लगेगा कि यह काम समाज के हित में उसको करना है तो वो करेंगे। और दायित्व भी इसीलिए दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो समाज के लिए दें। लेकिन इनके अलावा जिन जिन लोगों ने भी रुचि दिखाई है उनकी भी इच्छा शक्ति थी कि हम भी समाज का और काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर काम करेंगे। लेकिन चुनाव है, चुनाव में हम सब जानते हैं कि जीत केवल एक ही व्यक्ति का होता है। लेकिन यह राजनीतिक दल नहीं, जैसा हमने कहा कि यह सामाजिक संस्था है, हर कोई का दायित्व है इन लोगों के अलावे कि समाज का काम हम बढ़ चढ़ कर और करें। आज जो लोग अध्यक्ष बने हैं कल हो सकता है दूसरा कोई अध्यक्ष बने। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया के निमित्त और यह चुनाव संपन्न हुआ। मैं जो भी लोग विजयी हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कर्मठ और मेहनती बाकी सखियों से प्राय जूझ लेता है, पर जहाँ एकता की बात आती है वहाँ थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। घर के अंदर की आपसी कला टूट जाता है, जिसका परिणाम समाज के अंदर संयुक्त परिवार का न रहना, एक ही परिवार में होना बढ़ गया है। और हमारा कहना है, हमारा सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुरूप होकर पाश्चात्य सभ्यता के अंधाधुंध अनुसरण करने लगा है, जिस कारण अपने समाज में संगीतियों बढ़ने लगी है। हम सभी को इस पर बिल्कुल मिलजुल कर काम करना होगा। महामंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मंडलों में हमारा गिरिडीह मंडल सर्वोच्च स्थान पहुंचे, इसके लिए मैं काम करूंगा और ये विशाल बनेगी। मुख्यालय का मंडल है, इसे भैया के प्रेरणा को ध्यान में आया तो मुझे समाज की सेवा में आगे आना चाहिए था। मैं पूर्व मोहरी वैश्य मंडल का अध्यक्ष। मैं आने वाले दिनों में गोपाल भदानी जी को और अरुण गुप्ता जी को जो भी ताकत लगेगा मैं गिरिडीह मंडल के लिए, शवजाति बंधुओं के लिए और वैश्य समाज के लिए लगाऊंगा। कहीं भी यदि जरूरत हो तो मुझे एक आवाज़ देंगे, सबसे पहले मैं दौड़ के आऊँगा अपने समाज के लिए, वैश्य समाज के विकास के लिए। जय मां मथुरासिनी। मोहरी वैश्य मंडल गिरिडीह का जो चुनाव हुआ उसमें निर्वाचित हमारे श्री गोपाल प्रसाद बदामी अध्यक्ष और सचिव श्री अरुण कपिस्वे जी को केंद्रीय मोहरी वैश्य नायक समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गिरिडीह के तमाम शवजाति बंधु जिन्होंने आज इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं उनकी जो आज मतलब लोगों की जो एक्टिविटी थी वो बरकरार रहे, जिससे हम लोग समाज का सेवा दे सकें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चों में नशे की आदत, महिलाओं का उत्पीड़न, साइबर क्राइम, डीजे का देर रात तक बजना जैसे कई मुद्दों पर SP हरीश बेन जमा ने न्यूज लाइन में एक साक्षात्कार में चिंता जताई। आइए देखते हैं उनका एक साक्षात्कार। तो हम लोग बार बार अपने साथ साथ अपने जो भी अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उनको यही कहते हैं कि लोगों से जरूर मिलिए,
क्योंकि पुलिसिंग एक ऑफिस में कमरे में बैठ के नहीं हो सकती। मैं हमेशा कहता हूँ कि आम लोगों में और पुलिस में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आम लोग बिना वर्दी के देश की सेवा करते हैं, हम लोग वर्दी पहन के देश की सेवा करते आईपीएस हारिस बिन जमा साहब आज हमारे साथ हैं, जो कि गिरिडीह में प्रेजेंट में एएसपी हैं। आपका वेलकम है जमा साहब बहुत शुक्रिया, न्यूजीलैंड में। थैंक यू। सबसे पहले आप बता दें जमा साहब कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? जी, मैं झारखंड के ही रांची ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी इनिशियल पढ़ाई-लिखाई भी रांची ज़िले में ही हुई है। आपने जो ये जॉब में आए यूपीएससी जो क्लियर किया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आए? नहीं, इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो पहली बार में मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुआ था। उसके बाद दोबारा से एग्ज़ाम दिया, उसमें इंडियन पुलिस सर्विस मिला और चूँकि होम काडर झारखंड अलॉट हो गया था, तो बड़ी खुशी-खुशी मैंने इसको एक्सेप्ट किया। आपको एज़ ए पुलिस ऑफिसर गिरिडीह कैसा लगा? गिरिडीह बहुत ही शानदार डिस्ट्रिक्ट है। इसमें एज़ अ पुलिस ऑफिसर इनिशियल डेज़ में ही मुझे मौका मिला है यहाँ पे सर्व करने का, जहाँ पे बहुत तरीके की चीज़ है, जैसे साइबर क्राइम है, यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ी इल्लीगल माइनिंग का भी मसला है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहूँगा कि आई वाज़ वेरी लकी कि यहाँ पे गिरिडीह जैसे ज़िले में काम करने का मौका मुझे मिला। जब शायद आप जनवरी से गिरिडीह जी, में हैं? लास्ट ईयर जनवरी महीने में ही मैंने जॉइन किया था। तो जब आप ऐसा कुछ ज़रूर घटना कुछ हुई होगी जो आपको दिल को टच करता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, एज़ अ पुलिसमैन हम लोग रोज़ लोगों से मिलते हैं और कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बहुत छोटी-छोटी चीज़ होती है, लेकिन आपके दिल के बड़ी नज़दीक होती है। 1-2 चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो यहाँ पे हुआ है। मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, मैं गांडे में पोस्टेड था वहाँ पे। तो एक कहीं से फ़ोन आता है कि एक लेडी है जो कि मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है। उनको गुजरात में कहीं पे पाया गया है और एक लेडी डॉक्टर ने उनको कहीं से नंबर मिला इंटरनेट से, उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन कहाँ से आया था? जी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट गुजरात से से फ़ोन आपको आया आया था। था। जी। तो उन्होंने ये बताया कि एक महिला वहाँ पे मिली हैं जो कि बस टूटी-फूटी ज़बान में बता रही हैं कि वो गिरिडीह ज़िला के रहने वाली जी। हैं। उनका डिटेल मैंने फ़ोन पे नोट किया और हम लोगों ने पता लगाया, तो पता लगाते-लगाते कुछ देर के बाद पता चला कि वो गांडे थाना क्षेत्र की ही रहने वाली हैं और उनके भाई को हम लोगों ने ढूँढ निकाला। वाह! तो उनके भाई को जब बुलाया, फिर मैंने अपने सामने वीडियो कॉल पे बहन से भाई की बात कराई, तो दोनों ने एक-दूसरे को पहचाना और ज़ारो-कतार रोने लगे। तो मैंने उन जो लेडी डॉक्टर थी गुजरात की, उनसे मैंने वादा किया कि ये इनके भाई हैं, मैं इनको यहाँ से भेजूँगा। आप इनको रिसीव कराइएगा, रिसीव कराने के बाद जो भी प्रोसीजर है उसको फ़ॉलो करते हुए, उसको वापस ले आएँगे। तो कुछ दिनों के बाद ये सब हो गया और 10-15 दिनों के बाद मैं बोलूँगा कि दोनों भाई-बहन चलते हुए, मुस्कुराते हुए मेरे ऑफ़िस में आए। तो वो बड़ा यादगार लम्हा था, जो कि मैं हमेशा याद करता हूँ। तो चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। क्या बात है। ज़मा साहब ऐसा है कि जब एक पुलिस ऑफ़िसर हैं, तो आपकी जो ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ देखते हैं कि जो आपको आपने किया हो और दूसरों को करना चाहिए, ऐसे कुछ और घटना का आप ज़िक्र कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं यहीं से क्रॉस कर रहा था। तो जोड़ा पहाड़ी वाले इलाके में एक बाइक पे एक लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो बुरी तरह खून में लथपथ था। उसको गाड़ी रोक के जाके मैंने देखा, वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं था। नियरेस्ट थाना को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस वाले को भी इन्फॉर्म किया गया। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अगर हम लोग 10 मिनट भी इंतज़ार करेंगे तो शायद ये जो लड़का है ये नहीं बच पाएगा। तो फिर अल्टीमेटली मैंने वहाँ पे एक डिसीज़न लिया। डिसीज़न ये था कि उस लड़के को खुद से अपनी ही गाड़ी में हम लोगों ने रखा और मैं सीधे उसको लेके भागते हुए सदर अस्पताल पहुँचा। और डॉक्टर्स का ये मानना था कि ये इंटरवेंशन बिल्कुल टाइमली इंटरवेंशन था। अगर थोड़ी देर होती तो शायद उस बच्चे की, उस लड़के की जान पे बात आ सकती थी। और 4-5 दिनों के बाद जब हमने दोबारा से पता किया तो यही पता चला कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और अब वो ठीक हो गया है। तो ये जो छोटी-छोटी यादें हैं, इस शहर से जो जुड़ी हुई है, वो मुझे हमेशा ही बहुत खुशी देती हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। आप एक टॉप पुलिस ऑफ़िसर हैं, आपके अंडर में काफ़ी है, तो ये मोटिवेट करते हैं आपने ये तो एक माध्यम है कि आपने मोटिवेट किया जो दूसरे जूनियर ऑफ़िसर को। ऐसा कुछ क्लास लेते हैं कि भाई आप पब्लिक के लिए हैं, तो पब्लिक से कैसे गुड रिलेशन बनाया जाए, पुलिस से डरे नहीं लोग, इसके लिए क्या मोटिवेट करते हैं आप देखिए, अपने? मुझे हम लोगों को ट्रेनिंग में एक बड़ी अच्छी बात बताई गई थी कि ख़ास तौर पे अगर आप झारखंड जैसे स्टेट में काम करते हैं, हुँ। यहाँ पे गिरिडीह ज़िले की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा दूरी मान लीजिए थानसिंग डी वाला जो एरिया है, वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है या उससे भी ज़्यादा दूरी पे है। अगर थानसिंग डी से चल के कोई व्यक्ति अगर आपके पास मिलने आ रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हो सकता है कि वो व्यक्ति मज़दूरी करता हो सकता है कि वो व्यक्ति किसान हो
और अगर वो उतनी दूर से आ रहा है तो उसकी एक दिन की आमदनी तो चली गई। अगर वो आपके ऑफिस में आया है तो आप उससे मिलिए ज़रूर। वो आपको 2 घंटे देर हो जाए, आप शाम में मिलिए, लेकिन आप मिलिए ज़रूर। अगर आप मिल के उसकी बात सुन लीजिएगा, तो आपकी आधी समस्या यहीं सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग बार-बार अपने साथ-साथ अपने जो भी अधीनस्थ पदाधिकारी हैं, उनको यही कहते हैं कि लोगों से ज़रूर मिलिए, क्योंकि पुलिसिंग एक ऑफ़िस में कमरे में बैठ के नहीं हो सकती। मैं हमेशा कहता हूँ कि आम लोगों में और पुलिस में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आम लोग बिना वर्दी के देश की सेवा करते हैं, हम लोग वर्दी पहन के देश की सेवा करते हैं। आप इस जॉब में आए, तो इसके इम्प्रेशन आपको या सोच इसकी कब से हुई आपकी? कि जी। इसमें जॉब में आना है, पुलिसिंग में आना है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं बहुत लकी था कि मेरे फ़ादर भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो घर में एक ऐसा माहौल था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ रुझान था मेरा। लेकिन सच माने तो जब मैं स्कूल में था और रांची ज़िले में अगर आप 30-40 किलोमीटर दूर जाएँगे, किसी भी डायरेक्शन में रांची में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी गरीब लोग मिलेंगे आपको, जो बिल्कुल ही दरिद्र हैं, जो निम्न हैं, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं। उनको जब मैं देखता था जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, उनको जानकारी ही नहीं है। तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था, मैंने एक अहद लिया था कि ज़िंदगी में कभी मौका मिला, तो मैं सिविल सेवा का एग्ज़ाम दूँगा और वो क्वालीफ़ाई करने के बाद आके इन्हीं लोगों की मदद करूँगा। तो शायद ये मोटिवेशन मेरे लिए स्कूल के दिनों से ही था। ये मोटिवेशन में घर के फैमिली मेंबर का कितना बड़ा रोल रहा? जी, बहुत ज़्यादा रोल रहा। मेरे फ़ादर ने क हमेशा यही कहा था कि आपको सिविल सेवा की नौकरी करनी है और इस तरह का ज़हन बनाने में मैं अपनी वालिदा को ज़रूर याद करूँगा। उन्होंने भी एक ऐसी परवरिश की जहाँ पे हमेशा ये बताया कि आपको एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन पे जब भी बैठना है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि वो इंसाफ़ की कुर्सी है। वहाँ पे जब बैठें तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करें और सबको बराबरी का अधिकार दें और सबकी मदद करें। तो मैं उन दोनों का अपने माता और पिता वालिद और वालिदा दोनों का कर्ज़दार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई और उसी को जीने की मैं कोशिश कर रमा साहब एक जानना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको आप बताएँ, टिप्स दें कि कैसे वो तैयारी करेंगे? जी। देखिए यूपीएससी ऐसे सुनने में तो यही आता है कि देश का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है और यूपीएससी पढ़ने के लिए आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। जी। आपको हमेशा थ्रू आउट टॉपर होना पड़ता है। तो मैं आपके ही मीडियम से लोगों को ये बताना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि ये सारी बातें गलत हैं। यूपीएससी एक डूएबल एग्ज़ाम है, जिसकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास सोर्सेज़ ठीक हैं और यूपीएससी का सिलेबस आपने ठीक से देख रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अच्छी पकड़ है, तो आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी बन जाएगी। और जहाँ तक 18 घंटे पढ़ने की बात है, मैं ये मानता हूँ कि 18 घंटा पढ़ना सिर्फ़ एक रोबोट के लिए पॉसिबल है और मैं अज़्यूम करता हूँ कि मैं आपको रोबोट की तरह नहीं दिख रहा हूँ। इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी की तैयारी में कभी भी क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्वालिटी टाइम अगर आप 6-8 घंटे पढ़ ले रहे हैं, तो वो बहुत है और एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी जो है वो एक 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, वो एक मैराथन है। वो एक के बाद एक ही आप सीढ़ी चढ़ेंगे और जैसा कि हम लोग जानते हैं बूँद-बूँद से ही दरिया बनता है, समंदर बनता है। तो हर रोज़ की जो आपकी मेहनत है वो आप करते जाएँगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसमें जो बच्चे तैयारी करते हैं, बोलते हैं कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपने कोचिंग लिया था क्या? देखिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी जनरल स्टडीज़ के लिए, लेकिन मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो सोशियोलॉजी के लिए ज़रूर लिया था। लेकिन मैं यहाँ पे अपना व्यू देना चाहूँगा आपको कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपके पास 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि इक्वली कमिटेड हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल आपको मिला हुआ है और साथ-साथ एक ऐसा इंसान है जो कि आपका मेंटर है, जो आपको गाइड करता है, जिसको यूपीएससी का आइडिया हो या फिर वो कोई ऑफिसर हो और वो बहुत लंबे वक़्त तक आपको गाइड कर सकता है, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली कोचिंग से एक सेंस ऑफ गाइडेंस मिलता है। वो आपको ये ज़रूर बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, साथ-साथ क्या नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर तरह के लोग हैं जिन्होंने कोचिंग ली है और क्वालीफ़ाई किए हैं, जिन्होंने कोचिंग ली है और क्वालीफ़ाई नहीं किए हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, क्वालीफ़ाई नहीं किए हैं और कोचिंग नहीं ली और क्वालीफ़ाई किए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोचिंग लेते भी हैं, तो आपको मेहनत खुद से ही करनी है। कोचिंग में सारे लोग जो पढ़ते हैं 500 बच्चे, सबका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ये एक बात जानना चाहेंगे ज़मा साहब, आप क्या शौक रखते हैं अपने डेली लाइफ में? देखिए पुलिस की नौकरी ऐसी होती है कि वक़्त बहुत कम मिल पाता है।
लेकिन इसके बावजूद जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। तो आप कभी अगर मेरे घर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी लाइब्रेरी मैंने बना रखी है। तो तकरीबन हर महीने मैं 4-5 किताब तो ज़रूर पढ़ ही लेता हूँ। उसके अलावा मुझे उर्दू ज़ुबान से बड़ा शौक है, जो कि उसी माहौल में पला बड़ा, और ज़बान इतनी खूबसूरत है कि आपको ज़ौक शौक हो ही जाता है। तो शेर व शायरी का थोड़ा शौक रहा है। एक तो शेर सुना देते हैं। बिल्कुल, एक मेरा पसंदीदा शेर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गुलों पे इसलिए कांटों को तरजीह देते हैं, गुलों पे इसलिए कांटों को तरजीह देते हैं, खिलकर इन्हें मुरझाना नहीं आता। और अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, हमें हारना आता है, झुक जाना नहीं आता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक लास्ट, चूंकि आप एक ज़िले के बड़े ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर, आप पब्लिक से क्या अपील करेंगे? जी, पहले एक अपील कर दें, आप क्या अपील करना चाहते हैं इस मुद्दे पर? जी। देखिए, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बड़ी अच्छी है तो आपके मीडियम से मैं गिरिडीह के आम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि पुलिस अपना काम जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ हम लोगों का कुछ एक्सपेक्टेशन है लोगों से। वो 2-4 एरिया है जिस पे मैं बात करूँगा। पहला एरिया ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि गिरिडीह ज़िले में डीजे की समस्या है। रात में जो टाइम निर्धारित किया गया है तकरीबन 10-11 बजे के बाद आपको डीजे नहीं बजाना है, तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे हैं, उनको पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस होता है, बूढ़े लोग हैं, उनको सोने में तकलीफ होती है, मरीज़ हैं। तो ये पहली चीज़ है, डीजे का इस्तेमाल आप लोग कम से कम करें, और जो भी साउंड का लिमिट है, उस लिमिट को ज़रूर फ़ॉलो करें। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़ोर से जो साउंड है, बड़े वाले डीजे को बजाया जाता है, वो नहीं करें। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो युवा वर्ग है ख़ास तौर पे, उनमें थोड़ा-सा नशा करने की आदत हो गई है। जो छोटे बच्चे हैं, सबसे अफ़सोस की बात ये है, ये छोटे बच्चे हैं, वो भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोग खुद से बार-बार रेड करके लोगों को पकड़ते भी हैं। लेकिन मैं सारे गार्जियंस को ये कहना चाहूँगा, घर में जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप लोग अपने बच्चों पे नज़र रखिए। कोई भी इस तरह की हरकत कहीं पे करता है तो उसकी सूचना हम लोगों को दीजिए, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो है सोशल क्राइम। आमतौर पे आप देखिएगा कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, वो भी कहीं न कहीं गिरिडीह ज़िले में दिखता है। सोशल क्राइम्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो मसला शादी का जो मसला होता है, अगर लोग उसको आपस में सुलझा लें, तो उससे क्या होता है, लोगों का घर नहीं टूटता है, घर बसा रहता है। हालाँकि अगर संभव नहीं है तो केस हम लोगों के पास आता ही, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन बहुत तरह की बुराइयाँ जो समाज में आ गई हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी गिरिडीह की जो आम जनता अगर प्रयास करे, तो वो बहुत अच्छा असर उसका देखने को ज़रूर मिलेगा, मैं ये मानता हूँ। आखिरी अपील जो मैं करना चाहूँगा वो है साइबर क्राइम से रिलेटेड। देखिए, झारखंड राज्य की बड़ी बदनामी हुई है साइबर क्राइम का गढ़ बनने से। तो आम लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि किसी भी तरीके से साइबर क्राइम को प्रमोट नहीं होने देना है। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसकी सूचना हम लोगों को देनी है, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। और साइबर क्राइम का आपको विक्टिम भी नहीं बनना है। अगर कोई फ़ोन करके आपसे ओटीपी माँगता है या कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करने के लिए बोलता है जो आपका पर्सनल डिटेल है, तो आप उसको बिल्कुल शेयर मत कीजिए। धन्यवाद। और एक लास्ट फिर अपील कर दें आप, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे आप, क्या टिप्स देंगे? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी का जो आपका एक मकसद है, उस मकसद को आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि वो मकसद आपका यूपीएससी सिविल सेवा ही है, तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा, आपको अपनी ज़िंदगी के 2 साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए देना है। आप जब 2 साल देंगे, तो मान लीजिए खुदा न खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन इस 2 साल में आप इतनी चीज़ें सीखेंगे कि वो सीखने के बाद आप लाइफ में जो भी चीज़ करिएगा, वो बहुत बेहतर तरीके से करिएगा, जो कि आप पहले नहीं कर पाते। और 2 साल अगर आपने अच्छे से मेहनत की, बहुत मेहनत की, तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप मर नहीं जाइएगा। आप अपने रोटी चावल दाल का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपने 2 साल अच्छे से तैयारी की है। ज़िंदगी के 2 साल यूपीएससी को दीजिए, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शुक्रिया जमाल साहब, आपने इतना वक्त न्यूज़लैंड को दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। न्यूज़लैंड के लिए मैं संजय इमाम। खादियानी
जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो की एक बैठक हुई। बैठक में विधायक सहित कई झामुमो नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए और तैयारी का जायजा लिया। झामुमो के प्रखंड कमेटी की एक बैठक शनिवार को बेंगाबाद के धुमाडी गांव में प्रखंड अध्यक्ष शाह 20 सूत्री अध्यक्ष नुनुराम किस्कू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से आगामी 18 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि आगामी 18 जनवरी को दूसरे फेज का खतियानी जोहर यात्रा शुरू होगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरिडीह आगमन होगा और उन्हीं के सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री 18 जनवरी 2023 1932 खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम में गिरिडीह पधार रहे हैं। 17 को संभवतः कोडरमा है और 18 को गिरिडीह। उसी की चर्चा हम लोग सेकंड राउंड की बैठक हो रही है। तो हम लोग खंडूनी में इसकी बातचीत हम लोगों ने किया है। आज यहाँ बैठे हैं और निश्चित रूप से इसी तरह से तीनों प्रखंड में हम लोग को बैठक करके और अपने क्षेत्र से अधिक साथियों को कैसे हम लोग वहाँ पहुँचाएं, ले जाएं, जिससे मुख्यमंत्री के संवाद को सुने, जाने, सरकार की क्या मंशा है, सरकार ने कितने कार्यक्रम की शुरुआत की है जनहित के दृष्टिकोण से, और बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं पिछले 2-4 महीने में। इसकी विस्तार चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति बेंगाबाद के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की यह बैठक धुमाडी में आहूत है और आज इस बैठक में अपने अभिभावक गांडी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज साहब भी मौजूद हैं। हम लोग इस बैठक में अपने महत्वपूर्ण साथियों के साथ ये निर्णय करेंगे कि 18 जनवरी को इस राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री का गिरिडीह खतियानी जोहार यात्रा का कार्यक्रम तय है। उसमें बेंगाबाद से संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे लोगों से, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जो इस राज्य के मुखिया ने 1932 को लेकर जो निर्णय लिया है, हम समझते हैं लोगों को बढ़ चढ़कर गिरिडीह जाकर अपने इस राज्य के मुखिया का स्वागत करना चाहिए। जिले के देवरी प्रखंड में युवा कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान कई युवाओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। युवा कांग्रेस के देवरी प्रखंड अध्यक्ष गोपाल कुमार राय के नेतृत्व में देवरी बेरिया चित्रकुरा पेट्रोल पंप से लेकर मंडरो बाजार तक लगभग 5 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी दीनबंधु शर्मा, झारखंड के प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी मधु चौधरी, प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव देव शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव सह पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली शामिल हुए। इस दौरान कई युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामते हुए युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि आज देश के किसान कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जबकि मोदी सरकार इन मुद्दों पर मौन है। कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं और देश की जनता भारी संख्या में यात्रा को समर्थन दे रही है। आज गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एवं यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिजीत राज जी, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी आदरणीय दीनबंधु शर्मा जी, प्रदेश महासचिव गिरिडीह जिला की प्रभारी
मधु चौधरी जी उपस्थित हुई और उन सबों की उपस्थिति में करीब 100 की संख्या में लोगों ने पार्टी का सदस्यता लिया और पार्टी के सिद्धांत और संकल्पों पर चलने का निर्णय लिया। मैं उन सभी का गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते पार्टी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं हर सुख दुख में उनके साथ चलने का वादा करता हूं। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला है, उसको लेकर मैंने भी गिरिडीह में ये संकल्प लिया है कि जिला के एक एक विधानसभा प्रखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेंगे। और जिस प्रकार बूथ वाइज हमने 5-5 लोग 7-7 लोगों का चयन किया है, जो सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग हो, जो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई नफरत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को जोड़कर और 2024 में देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाज को बुलंद कर इन जो बहरूपे जो बैठे हैं केंद्र की सरकार को हटाने का काम करेंगे। किया जाए, काम किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेके एक यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखे होंगे सैकड़ों युवाओं ने आज युवा कांग्रेस में आस्था व्यक्त करके ज्वाइन किया है और कई किलोमीटर यात्रा करके हम लोग यहाँ तक आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा करके। तो इस देश के अंदर में अमन, चैन, शांति, भाईचारा लाने के लिए, तरक्की, उन्नति और रोजगार के लिए हम लोग यहाँ वचनबद्ध है, संघर्ष कर रहे हैं और उसी के क्रम में लोगों ने आस्था व्यक्त करके युवा कांग्रेस में जुड़ा है। शुक्रवार को बरगड्डा में द कंप्यूटर वर्ल्ड की स्थापना पूर्व मंत्री चंद्र मोहन प्रसाद के द्वारा की गई। मौके पर काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे। बरगड्डा में महिला कॉलेज के समीप द कंप्यूटर वर्ल्ड की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री चंद्र मोहन प्रसाद के द्वारा फीता काटकर की गई। मौके पर उन्होंने कंप्यूटर वर्ल्ड के संस्थापक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान समय में कंप्यूटर की जानकारी होना सभी के लिए आवश्यक है। ऐसे में द कंप्यूटर वर्ल्ड छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे, जिससे छात्रों को स्किल डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी। इस दौरान इंस्टीट्यूट के संस्थापक नित्यानंद तांती ने बताया कि द कंप्यूटर वर्ल्ड द लिटरेचर वर्ल्ड की ही एक यूनिट है। इसके माध्यम से वह गिरिडीह के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर के लैंग्वेज जैसे जावा और C++ सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गिरिडीह के विद्यार्थी इसे द कंप्यूटर वर्ल्ड में सीख सकेंगे। आज यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है। उसके लिए मैं जो संचालक हैं और जो इसको चलाने वाले हैं उन सारे लोगों को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि आज कंप्यूटर एक ऐसी आवश्यकता है लोगों की जो हर आदमी के लिए ये आवश्यक है। अभी बहुत खुशी की बात है कि इसको प्रारंभ किया जा रहा है। सभी संचालक भी काफ़ी मेहनती हैं, क्वालिफाइड हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो भी बच्चे पढ़ेंगे या जो इसकी जानकारी लेने आएंगे उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनको अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके लिए मैं सबों को शुभकामना देता हूँ, छात्रों को भी, संचालकों को भी। शनिवार को बेगाबाद में जगन्नाथ धाम फाउंडेशन की स्थापना की गई, जो बेटियों की सुरक्षा व उनके हित के लिए काम करेगी। इस मौके पर विधायक के द्वारा ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बेटियों की सुरक्षा को लेकर उनके हित में काम करने वाली संस्था जगन्नाथ धाम फाउंडेशन की स्थापना की गई। फाउंडेशन के द्वारा बेटी की सुरक्षा को लेकर कार्य किया जाएगा। शनिवार को संस्था के नवनियुक्त GDF दीदी को सदस्यता प्रमाण पत्र दिया गया, ताकि वह अपने पंचायत के गरीब असहाय बेटियों का निबंधन का कार्य कर सके और सशक्त बना सके। वहीं कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि गांडी विधायक सरफराज अहमद के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि युवतियों व महिलाओं के उत्थान के लिए संस्था जो भी काम करेगी उसे आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग करेंगे। वहीं संस्था के निदेशक जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने कहा कि हम लगातार कई वर्षों से धरातल पर बेटियों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अब यह जगन्नाथ धाम फाउंडेशन के बैनर तले किया जाएगा। आज बेंगाबाद प्रखंड के फुसरोडी जगन्नाथ धाम मंदिर के प्रांगण में जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का आगाज़ किया गया। कहा कि उनकी संस्था बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य,
हस्तशिल्प कला, एएनएम प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने का काम करेगी। मौके पर जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, मुखिया मोहम्मद समीम, उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जानूल अंसारी, मंगल महतो, मिथिलेश सिन्हा, रवि कुमार राम, रूबी कुमारी, प्रेम कुमार, मिथिलेश कुमार सहित सैकड़ों काफी संख्या में मौजूद थे। काम की शुरुआत आपने की है। मानव सेवा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं। हम चाहे किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, और सब में मानव सेवा की चर्चा है। सब मजहब की किताब है। हमारे जो हमारे जिस मजहब से जुड़ा हूँ उस मजहब की किताब में भी लिखा है, सबसे बड़ी सेवा करनी है तो अशरफुल मखलूकात की, मतलब इंसान की क्या बताएंगे जी। ये 2023 का जेडी फाउंडेशन जेडीएफ का यह आगाज है और एक ही सपना, एक ही विकल्प लेके चला है। बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ आपके द्वार, शिक्षा से ससुराल तक संस्था रखेगी ख्याल। इसी उद्देश्य के साथ और इसी मिशन को लेकर के जेडी फाउंडेशन कार्य कर रही है कन्या कल्याणकारी योजना। इसके द्वारा हम बेटियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन बेटियों को चिन्हित करके जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनको दिक्कतें हो रही है, कई परिवार परेशान है, वैसे बेटियों को हम लोग को हेल्प करना है, वैसे बेटियों को शिक्षा देनी है, वैसे बेटियों को ससुराल तक संस्था ख्याल रखने का दृढ़ संकल्पित है। आगे जानकारी दे दें कि इन बेटियों के लिए संस्था ने दृढ़ संकल्प लिया है कि उन्हें हर हाल में खुश रखना है। संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके अलावा कई उद्देश्य और हैं। फिलहाल बेटियों पर संस्था कार्य कर रही है, जो लगातार आप देख पा रहे हैं काफ़ी जेडीएफ दीदियों को भी नियुक्ति हो रही है, जो जेडीएफ दीदी उनका निबंधन करेगी अपने पंचायत में अपने बेटियों का। थैंक यू। अगर बेटी की शिक्षा वगैरह ये सब अगर रुक जाए तो उन्हें बहुत ही दिक्कत होता है आगे बढ़ने में। इसीलिए उनके लिए ये जेडी फाउंडेशन का गिरिडीह वन प्रमंडल के द्वारा शनिवार को एक दिवसीय फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें वन कर्मियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। गिरिडीह वन प्रमंडल के द्वारा शनिवार को एक दिवसीय फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल, शॉट पुट, अलग अलग कैटेगरी में दौड़, बैडमिंटन व वॉलीबॉल का आयोजन कराया गया। स्पोर्ट मीट की शुरुआत आरसीएफ के वैकेट सवरलू, डीएफओ प्रवेश अग्रवाल, समा आलम और आरसीएफ ने फुटबॉल में किक मारकर किया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिभावान खिलाड़ी चयन स्पोर्ट्स मीट में मेजबान टीम गिरिडीह के साथ 5 डिवीजन, 3 सर्किल और 1 रीजनल टीम में हिस्सा लिया। इस दौरान जीतने वाले प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि एक दिवसीय स्पोर्ट मीट में कई खेल कराए जा रहे हैं। इस रीजनल स्पोर्ट मीट में चयनित खिलाड़ी अब अगले कुछ दिनों बाद रांची में होने वाले राज्य स्तरीय स्पोर्ट मीट में शामिल होंगे, जबकि राज्य स्तर के स्पोर्ट मीट में चयनित खिलाड़ियों को मार्च में हरियाणा के पंचकुला में होने वाले नेशनल स्पोर्ट मीट में भेजा जाएगा। कहा कि इस स्पोर्ट मीट का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य वन विभाग से जुड़े कर्मियों को उनके शारीरिक फिटनेस को मजबूती देना है। वन विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय वन कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके लिए राज्य स्तरीय चयन होना है। राज्य स्तरीय सिलेक्शन के लिए अभी हमारे रीजन लेवल पर चयन होना है। इसी का ट्रायल था गिरिडीह में। इसमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के जितने भी वन विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया है। डिफरेंट इवेंट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और एथलेटिक्स है, थ्रो है, इंडोर गेम भी है, उसमें भाग लिया गया। आज जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है फिर वो राज्य स्तर पर 21-22 जनवरी को रांची में उनका सिलेक्शन होगा। जो सेलेक्ट होंगे फिर वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे। सर जैसा बताया, बोकारो रीजन के लिए आज सिलेक्शन किया जा रहा है विभिन्न प्रतियोगिता में,
और उसी के लिए बहुत सारे इवेंट्स में हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया है और ये प्लेयर जिनका सिलेक्शन हुआ है 21-22 को रांची जाएंगे, वहाँ पे स्टेट लेवल पे चयन होगा, वहाँ पे जिनका चयन होगा फिर वो नेशनल लेवल पे खेलेंगे। मौके पर रेजर एसके प्रभारी वनपाल सागर विश्वकर्मा, रंजीत प्रभाकर, सुमित कुमार सिंह, सूरज चौधरी, सुरुचि कुमारी, दिनकर ताती, रमेश टुड्डू एवं वन कर्मी मौजूद थे। आज की